to start. Today we are going to start Niels Bohr model of atom. That means the model of atom that was given by Niels Bohr. Today we are trying to discuss that model. In the previous sessions, we have discussed the models which were given by J.J. Thomson and Rutherford. वो model हम discuss कर चुके हैं, है ना? बट जो मॉडल ऑफ एटम हम आज की डेट में सबसे ज्यादा जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं या सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है कि एटम इस तरीके का होगा, दैट इज नील्स बोर एटम ऑफ मॉडल, है ना? हम जो आज बुक्स में पढ़ रहे हैं और जो सबसे ज्यादा जिस मॉडल ऑफ एटम को प्रेफरेंस दी जाती है, that is a model of atom given by Niels Bohr. There were some drawbacks in the Rutherford's model of atom also, and there were some drawbacks in the Thomson's model of atom also. But all those drawbacks that were present in Niels Bohr atomic model and Thomson's atomic model were I will say replaced, या फिर उसको जो है उन कमियों को दूर कर लिया गया. जो भी थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी या फिर जो कमियां रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थी, उन कमियों को दूर कर लिया गया नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में, है ना? और किस तरह से दूर किया, क्या पॉइंट्स थे जो है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के. लेट्स सी. यू कैन सी डायग्राम इज गिवन हियर. Yes, you can see a diagram is given here. In this diagram, you can see that in center there is a positively charged nucleus present in the center. Center में क्या होता है? एक positively charged nucleus होता है और इस nucleus के around कुछ circular आपको इस तरह से structures दिखाई दे रहे हैं ना. ये जो circular structures हैं, these are the shells. Or we can say these are the places where the electrons revolve around the nucleus, है ना? तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग एटम कैसा दिखाई देता है? एटम्स लुक्स लाइक दिस. ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम गिवन बाय नील्स बोर. कि एटम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कि एटम के सेंटर में देयर इज अ न्यूक्लियस ऑन विच देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड around the nucleus electrons are present, and these electrons revolve around the nucleus in the circular orbits. Electrons revolve around the nucleus in a circular orbit, and these circular orbits in which electron revolve, जिस circular path पर electrons revolve करते हैं, उन्हीं circular paths को क्या नाम दिया गया बच्चों? शेल कह सकते हैं, है ना? क्या कह सकते हैं बच्चों? शेल कह सकते हैं. और वी कैन कॉल देम एज एनर्जी लेवल्स आल्सो. दे कैन बी कॉल्ड एज एनर्जी लेवल एंड दे कैन बी कॉल्ड एज शेल्स. व्हाई वी आर कॉलिंग देम एनर्जी लेवल्स? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन डिफरेंट शेल्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. I repeat, electrons found in different shells have different amount of energy. The electrons present in the first shell, है ना? जो electrons first shell में present होंगे, उनमें energy जो है अलग level की होगी. जो second shell में जो electron present होंगे, उनमें energy first level के electrons के comparison में ज़्यादा present होगी. जो थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसमें जो एनर्जी है वो फर्स्ट और सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के कंपैरेटिवली क्या होगी? और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होगी, एंड सो ऑन. और इन शेल्स का जो है नील्स बोर ने नेम भी दिया था. क्या, कैसे नेम दिया था? कि जो फर्स्ट शेल है उसका नेम दिया गया था के. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, द फर्स्ट शेल इज ऑल्सो नोन एज के शेल, है ना? जो फर्स्ट शेल है उसको हम क्या बोलते हैं? के शेल. जो सेकंड शेल है दैट इज एल, एम एंड एन. these are the names of the shell around the nucleus of the atom. First shell, second shell, third shell, fourth shell, and similarly the name of the shells are K, L, M and N, and the number of the shells are 1 2 3 4. that is how we can see that. तो जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का,
कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ये बात नील्स बोर ने भी कही। रदरफोर्ड ने कहा कि जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल साइज का है, ये सेम जो पॉइंट है नील्स बोर ने भी प्रेजेंट किया ना, सेम जो पॉइंट है नील्स बोर ने प्रेजेंट किया। लेकिन रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और उसने इतने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन से पर्टिकुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं या कितने डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके बारे में रदरफोर्ड ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। यही जो ना, these were the drawbacks of Rutherford. He did not explain the distribution of the electrons, but the distribution of the electrons were explained by Niels Bohr. Niels Bohr ने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया और उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। उन्हीं फिक्स्ड पाथ को जो है हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? यू कैन सी इट हियर, आई एम हाइलाइटिंग इट देम, discrete orbits or special orbits. We call them as discrete orbits or special orbits. I repeat, the electrons revolve around the nucleus in special orbits called discrete orbits और स्पेशल ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट कह सकते हैं उनको, या फिर क्या कह सकते हैं बच्चों? स्पेशल ऑर्बिट्स कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं ना, दे डू नॉट रेडिएट एनी टाइप ऑफ एनर्जी। वो किसी भी टाइप की एनर्जी को किसी भी टाइप की एनर्जी को क्या करते हैं? किसी भी टाइप की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, किसी भी टाइप की एनर्जी को रिलीज नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो जस्ट दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, ऑल ऑफ यू सी दैट। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर, फर्स्ट पॉइंट बहुत क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस at its center and most of the mass of the atom is in the nucleus. ये सेम बात जो है रदरफोर्ड ने भी कही थी, यहाँ पर नील्स बोर ने कोई स्पेशल बात नहीं कही है। ये सेम बात रदरफोर्ड ने भी कही थी और यही सेम बात जो है नील्स बोर भी कह रहे हैं कि एटम के सेंटर में देयर इज अ न्यूक्लियस which is positively charged. Positively charged nucleus is present at the center of the atom, and most of the mass of the atom is present in the nucleus of the atom. Are you getting my point? Yes. Okay. So, and all of you see next, the electrons revolve around the nucleus in special orbits called discrete orbits. है ना? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसमें अराउंड रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एक स्पेशल जगह पे रिवॉल्व करते हैं, और उन्हीं स्पेशल जगहों को हमने किस नाम से बोला है? स्पेशल ऑर्बिट्स और डिस्क्रीट ऑर्बिट के नाम से हम इन जो है इनको कहते हैं। और थर्ड क्या देखो आप, These orbits are called shells. इन्हीं orbits को हम क्या बोलते हैं? Shells कहेंगे या फिर energy levels कहेंगे, and are represented by the letters K, L, M and N. K, L, M and or numbered as 1, 2, 3, 4. Are you getting my point? है ना? तो बहुत सिंपल से पॉइंट है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन्हीं जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेल्स कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स कहेंगे। एंड उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम एंड एन, या फिर उनको नंबरिंग दे सकते हैं एज एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3 एंड एनर्जी लेवल 4, लाइक दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी लेवल? आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एनर्जी लेवल जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको ये समझना है कि the electrons present in the first energy level have different type of energy, different amount of energy. The electrons present in the second level have different type of energy, that different amount of energy. That means the electron present in different shells have different amount of energy, है ना? जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होगा उसमें थोड़ी कम एनर्जी प्रेजेंट होगी, जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होगा उसमें थोड़ी और ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होगी,
एंड जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जितनी बड़ी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें जो एनर्जी है उतनी ही ज्यादा प्रेजेंट होती है ना। इस एनर्जी लेवल का मतलब आपको इस तरह से आपको समझना है। And what is the last point? While revolving in these discrete orbits, the electron do not radiate energy. सबसे important point यही है इस थ्योरी का कि जब इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट या स्पेशल ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करते हैं वो किसी भी टाइप की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते. They do not radiate any type of energy when they revolve in these discrete orbits. Okay, students, just hold a while. Yes, students. Now we'll continue the class. Okay. Yes. So, any doubts in this Niels Bohr atomic model? Any student want to ask any question from this model of atom? I hope all the points are very clear to all of you. है ना? I hope all the points are clear to all of you. If any student want to ask any question, you can raise your hand and ask your question. You can raise your hand and ask your question. Yes. Yes. तो आफ्टर द पॉइंट्स गिवन बाय नील्स बोर के जो पॉइंट हमने अभी पढ़े थे उसके बाद में नील्स बोर और एक और साइंटिस्ट थे साथ में ब्यूरी. नील्स बोर एंड ब्यूरी दे बोथ टुगेदर एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एनर्जी लेवल्स. ये जो एनर्जी लेवल्स है इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है the distribution of the electrons were explained by Niels Bohr and one more scientist with him known named as Bury. Bury and Niels Bohr together they give the distributions of the electrons. They give the distribution of the electrons in this shield in these shells. Now, what is the distribution of electron? That means how the electrons are distributed. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में होते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में प्रेजेंट होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन शेल्स में किस तरह से डिवाइड होते हैं. This distribution was explained by Niels Bohr and Bury. Now, what is this distribution of electron and how the electrons are distributed around the yes, how the electrons are distributed. किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. That you can see it from here. Very first point, all of you see. Yes, the maximum number of electron in a shell is given by the formula 2n square, where n is the number of the shell, 1, 2, 3, etc. Like for example, if the shell is first, है ना, we can say k shell और first shell है तो उसका जो n है its n will be equal to 1. And if you will apply 2n square formula, you will get 2. That means in the first shell, how many electrons can exist? At maximum जो है first shell में 2 इलेक्ट्रॉन exist कर सकते हैं according to the formula. So this formula was given by Niels Bohr and Bury. उन्होंने बोला कि जो भी शेल प्रेजेंट होगी ना, जो भी एनर्जी शेल प्रेजेंट है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
इसके लिए एक उन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए दिया, एंड दिस फॉर्मूला वाज 2n स्क्वायर. If you will apply this formula, if you will keep n as number of shells, अगर फर्स्ट शेल है तो आपको n क्या रखना है 1, सेकंड शेल है तो n क्या रखेंगे 2, थर्ड शेल है तो n क्या रखेंगे 3. इस तरह से अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो you will see that the first shell have maximum capacity of 2 electron. The first shell have maximum capacity of 2 electrons. The second shell have maximum capacity of 8 electron. You can see it on the screen also. आप screen पे देख सकते हैं बेटा ना. The second shell have maximum capacity of 8 electrons. The third shell have maximum capacity of 18 electrons, and the fourth shell have maximum capacity of 32 electrons. Fourth shell have maximum capacity of 32 electrons. So this is the electron distribution that was given by Niels Bohr and Bury. उन्होंने बताया कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर आ सकते हैं एट मैक्सिमम. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर. दिस फॉर्मूला यू विल अप्लाई टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी शेल. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. n क्या रखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ शेल. अगर फर्स्ट शेल है तो n1 रख देंगे, सेकेंड शेल है तो n2 रखेंगे, थर्ड शेल है तो n3 रखेंगे, एंड फोर्थ शेल है तो n क्या रखेंगे 4 रख देंगे. 2 सब में कॉमन है, इसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32. सो दीस आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एग्जिस्ट इन द शेल्स. दिस वाज गिवन बाय बोर एंड ब्यूरी. व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? The second point is the maximum number of electron that can be filled in the outermost shell is 8. outermost जो shell है उसमें maximum कितने electrons आ सकते हैं? outermost shell में maximum electrons आ सकते हैं वो 8. अगर किसी atom की जो shell है वो outermost है, outermost shell के अंदर अगर 8 electrons होंगे तो उसको हम क्या मानेंगे बच्चों? That is considered as very stable. That means most of the atom they will try to have 8 electrons in their outermost shell. तो अगर किसी एटम के outermost जो शेल है, सबसे जो बाहर वाली शेल है, K शेल भी हो सकती है, वो L शेल भी हो सकती है, M शेल भी. K तो नहीं हो सकती है. K में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? K शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो K के अलावा अगर L शेल है, M शेल है और N शेल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, it have 8 electrons in the outermost shell, then the atom is considered as stable. And what about the third point? Electrons cannot be filled in the shells unless the inner shells are filled. एक एटम की आउटरमोस्ट शेल तब तक हम नहीं फिल कर सकते जब तक उसकी इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए. मतलब कि हमें पहले इनर वाली शेल्स को फिल करना होगा कंप्लीटली, फिर उसके आउटर शेल को कंप्लीटली फिल करेंगे. ठीक है ना? इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऐसा नहीं है कि हमारे पास में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रख दिया और दूसरे इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रख दिया. इस तरह से नहीं होगा. हमारे पास में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो both the electron will exist in the first shell. लास्ट वाला रूल समझ में आया आपको कि हम क्या करेंगे? पहले हम जो इनर शेल है उनको फिल करेंगे, उसके बाद हम आउटर शेल की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे. Okay, so these are the very simple rules to distribute the electrons in the shells. Now, according to these rules, if you will follow these rules, how the electrons are distributed in the shells, किस तरह से electron distributed होते हैं shells में, let's see, है ना? Here the distribution of the electron is given. All of you see it again. फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन का सिंबल, ऑल ऑफ यू मस्ट नो व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H. Its atomic number is 1. The atomic number of hydrogen is 1. Now, what is the atomic number of hydrogen? Why the atomic number of hydrogen is 1?
because hydrogen have one protons present in it. How many proton are present in the hydrogen? Only one proton is present. That's why the hydrogen atomic number is 1. Neutrons, hydrogen do not have any neutrons. Hydrogen do not have any neutrons, and that's why we will write that hydrogen do not have any neutrons. 0 neutrons are there. And number of electrons, this column is for number of electrons, this column is for number of protons. If you will compare the number of electrons and protons, they are always equal. They are always equal. एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स प्रेजेंट। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे इक्वल अमाउंट में हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तभी तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो चार्ज है इक्वल है और वो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। दैट्स व्हाई एटम डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ चार्जेस ऑन इट। एटम में किसी भी टाइप का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर इक्वल इन अमाउंट, इक्वल इन नंबर। Today we have seen the Niels Bohr atomic model, and in tomorrow's class we will try to see the distributions of electron in the shells. That means how the electrons are distributed. And very important thing, student, tomorrow's class will be very important. Tomorrow we will discuss how to calculate the valency of an atom. What are the valence electrons? What is the valency? What is the difference between them? And how to calculate the valency of an atom? That we will discuss in tomorrow's class. So all the students who are present in today's class, don't miss tomorrow's class. Tomorrow's class is very important, है ना। ये आपके हायर क्लासेस में बहुत यूजफुल रहेगा कि वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। Okay, students, so these valency and valence electron are always calculated on the distribution of the electrons. If you know how to distribute the electrons, then only you will be able to calculate the valence electron and valency.